हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 18वां चैप्टर टोपी। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गवरिया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो जो गौरिया थी और जो गबरा था उनके बीच बहस हुई थी, वो किस बात पर हुई थी और जो गौरिया थी उसको अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला, उसने अपनी इच्छा कैसे पूरी की। तो आंसर होगा कि आदमी के कपड़े पहनने की बात को लेकर जो गवरिया थी और गबरा था उसमें बहस हुई, क्योंकि जो गवरिया थी उसको आदमी का रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लगता था, लेकिन जो गबरा था उसका कहना था कि कपड़े पहनने से क्या होता है, जो आदमी है उसकी असली जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है। तो कपड़े पहनने से जो खूबसूरती है वो ढक जाती है, तो वो बदसूरत लगने लगता है। तो इस तरह से आदमी के कपड़े को लेकर उन दोनों में बहस हुई। और जो गौरिया थी उसकी इच्छा कैसे पूरी हुई, तो एक दिन क्या हुआ, घोड़े पर चुगते चुगते गौरिया को रुई का एक फाहा मिला। तो उसने इसे क्या किया, धुनवाया और इससे कपड़ा बनवाया, फिर इससे टोपी सिलवाई। इसी से उसे जो टोपी पहनने की इच्छा थी उसे पूरा करने का अवसर मिला। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गौरिया और गबरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें, उन्हें संवाद का रूप दें। तो उन दोनों के बीच में जो बहस हुई थी उसको आपको क्या करना है, संवाद का रूप देना है। तो गौरिया थी वो आदमी को देखते हो ऐसा बोलती है, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। तो जो गौरिया है वो कहती है, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। तो जो गबरा है वो कहता है, खाक फपता है, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। तो जो गौरिया है वो कहती है, लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। तो गवरिया वो कहती है कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तो आदमी जो है कपड़े सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं पहनता, बल्कि जो मौसम है उससे बचने के लिए, कभी ठंड होती है कभी गर्मी होती है, उससे अपने आप को बचाने के लिए कपड़ा पहनता है। तो जो गबरा है वो कहता है, तू समझती नहीं, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी जो सकत भी जो होती है वो जाती रहती है। मतलब अगर वो ना पहने तो ऐसे ही वो क्या कर सकता है, काम चला सकता है, लेकिन वो पहनने लग जाता है तो वो सहन नहीं कर पाता इन चीज़ों को, और कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, औकात का पता चल जाता है। तो जो गवरिया वो कहती है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। फिर जो गवरा है वो कहता है, यह निरा पोंगापन है, अपन तो नंगे ही भले। तो जो गवरिया है वो कहती है, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा मन भी करता है कि मैं टोपी पहनूं, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। तो जो गबरा है वो कहता है, टोपी तू पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। तो इस तरह इन दोनों का क्या होता है, संवाद होता है, आपस में बातचीत होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे हैं। तो टोपी बनवाने के लिए जो गवरिया थी उसको जो रुई का फाया मिला था उसको लेकर वो किस किस के पास जाती है और वो टोपी सिलवाने के लिए क्या क्या काम करती है। तो टोपी बनवाने के लिए जो गवरिया थी वो रुई को लेकर सबसे पहले धुनिया के पास जाती है जो रुई को धुनता है। उसके बाद वो उत्साहित गवरिया क्या करती है, एक कोरी के यहाँ धुनी रुई से सूत कतवाने जाती है, जो रुई धुन जाती है उससे वो सूत कतवाती है कोरी के पास जाकर। फिर वो सूत से कपड़ा बुनवाने के लिए एक बुनकर के पास जाती है, तो वो कपड़ा को क्या करता है, जो सूत होता है उससे कपड़ा बना देता है। फिर वो क्या करती है, अंत में कपड़ा लेकर टोपी सिलवाने के लिए एक दर्जी के पास जाती है। तो दर्जी ने उसके कपड़े से क्या किया, शर्त के अनुसार दो सुंदर टोपियाँ सिल दी। तो एक टोपी उसने अपने पास रख ली और दूसरी टोपी जो थी वो गवरिया को दे दी। तो टोपी बनने के बाद दर्जी ने अपनी तरफ से उसमें क्या किया, 5 फुंदने भी लगा दिए, क्योंकि जो गवरिया थी उसने क्या किया था, उसको आधा कपड़ा दिया था भेंट के रूप में टोपी बनाने के लिए। तो वो खुश हो गया था क्योंकि इतना सब कुछ कोई देता नहीं था उसको, तो उसने क्या किया, उसमें 5 फुंदने भी लगा दिए, जिससे कि टोपी थी बहुत सुंदर लगने लगी।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। गवरिया की टोपी पर जो दर्जी था उसने खुश होकर अपनी तरफ से 5 फुंदने जड़ दिए थे, क्योंकि इस मुल्क में आज तक दर्जी को मेहनत करने के लिए किसी ने इतनी ज़्यादा मजदूरी नहीं दी थी। तो जो गवरिया थी उसने क्या किया था, दर्जी को टोपी बनाने के लिए अपने कपड़े में से आधा कपड़ा उसको दे दिया था। इसीलिए उसने क्या किया, खुश होकर अपनी तरफ से टोपी में 5 फुंदने लगा दिए थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए और लिखिए। तो कोई कारीगर है, उससे आपको बातचीत करनी है और जो उसने काम किया अगर उसको उसका मेहनताना नहीं मिलता, जो उसने मेहनत की है उसका उसको मूल्य नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आप ज्ञात कीजिए और लिखिए। तो आंसर होगा, यदि किसी कारीगर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वह या तो कार्य को पूरा नहीं करेगा, और यदि वह कार्य पूरा करने को तैयार भी हो जाएगा तो जो काम है उसको बहुत अधिक फुर्ती से या खूबसूरती से नहीं कर पाएगा, उतनी अधिक लगन से नहीं करेगा। अगर उसको मेहनताना नहीं मिलता, अगर उसको पैसे मिलते हैं, उसको लगता है कि इस काम के उसको पैसे मिलेंगे, तो वो काम को पूरी लगन से करेगा, अपने मन से करेगा और बहुत खूबसूरती के साथ काम करेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घोड़े पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक करके कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी जो है वो तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। आपकी क्या इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो ये आपको लिखना है। तो ये प्रश्न जो है उसका उत्तर आप अपने आप लिखेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। तो कोई भी काम अगर हम सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। तो सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों होती है, तर्क सहित लिखिए। तो आंसर होगा कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन में उत्साह होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उत्साह से ही क्या होता है, हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे, हमारे अंदर उस काम को करने की इच्छा नहीं होगी, तो निश्चय ही हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो कोई ना कोई जो कमी है वो उस काम में रह जाएगी। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए, उसकी सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। हमारे अंदर उत्साह होगा उस काम को करने का, तभी हम उस काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने क्यों पहुंची। क्योंकि उसकी जो बहस हुई थी वो तो घबरा से हुई थी और वह घबरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंच गई। तो क्यों पहुंच गई, कारण का अनुमान लगाइए, क्यों पहुंची थी वो। तो आंसर होगा कि टोपी पहनकर जो गौरैया थी वो राजा को दिखाने इसलिए पहुंची थी क्योंकि उसका मकसद था घबरा को नीचा दिखाना। क्योंकि बहस के दौरान जो घबरा था उसने गौरैया से कहा था कि जो टोपी होती है वो तो कौन पहनते हैं, जो आदमियों के राजा होते हैं वो पहनते हैं। तो घबरा के इसी बात को गलत साबित करने के लिए जो गौरैया थी वो क्या करती है, टोपी पहनकर राजा के पास जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तो गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। तो आंसर होगा कि यदि राजा के राज्य के सभी कारीगरों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता तो गौरैया का कार्य क्या होता, पूरा करने से पहले कारीगर राजा का काम पूरा करते तथा राजा की टोपी भी गौरैया की टोपी के समान ही सुंदर होती। तो यदि राजा के राज्य के सभी कारीगरों को अपना जो श्रम है, अपनी जो मेहनत है, उसका उचित मूल्य मिल रहा होता तो क्या होता, जो कारीगर हैं वो राजा का काम पहले करते, उसका काम पूरा करते। लेकिन जो राजा था उनको श्रम का उचित मूल्य नहीं देता था, इसलिए जो कारीगर थे वो राजा से खुश नहीं थे और उन्होंने क्या किया, जो गौरैया थी जिसने कि उसको श्रम का उचित मूल्य दिया था, उसकी टोपी इतनी सुंदर बनाई। अगर राजा भी उचित मूल्य देते श्रम का तो राजा की टोपी भी इतनी ही सुंदर बनती।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा धागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। झबले होते हैं जो बच्चे पहनते हैं, वो सिल रहा था। तो उन चारों ने राजा का काम रोककर क्या किया? गौरैया का काम किया। क्यों किया? तो आंसर होगा कि चारों कारीगर राजा का काम कर रहे थे, परंतु राजा के द्वारा उनके श्रम का उनको उचित मूल्य नहीं मिलता था। मतलब जो राजा था वो उनके परिश्रम का उनको उचित मूल्य नहीं देता था, पैसे नहीं देता था। तो गौरैया ने उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य दिया। इसलिए सभी कारीगरों ने क्या किया? राजा का काम रोककर पहले गौरैया का काम किया। तो अब जब भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं, अगर हम उसको पैसे देते हैं, कुछ देते हैं उसको खुश करने के लिए, तो क्या होता है? उसको अंदर से इच्छा होती है काम करने की। लेकिन अगर मेहनत का पैसा नहीं मिलता तो काम करने में मज़ा भी नहीं आता। इसलिए जो चारों कारीगर थे उन्होंने राजा का काम ना करके गौरैया का काम किया, क्योंकि गौरैया ने उनको क्या किया था? अपना जो कपड़ा था टोपी बनवाने के लिए, उसमें से आधा कपड़ा उन कारीगरों को दे दिया था। इसलिए जो कारीगर थे वो खुश हो गए थे। इसलिए उन्होंने राजा का काम रोक दिया बीच में और गौरैया का काम किया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गाँव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी बरतनी भी बदल जाती है। मतलब उनकी जो लिखाई होती है, उनको जो जिस तरह से लिखा जाता है वो भी उसमें भी बदलाव आ जाता है। जैसे गवरिया गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। तो वैसे तो गौरैया होता है, लेकिन ग्रामीण भाषा में गौरैया को क्या लिखते हैं? गवरिया। तो उच्चारण के अनुसार इस शब्द की जो बरतनी लिखी गई है, जैसे कि वो भी चेंज हो गई है। तो फुंदना फुलगेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुल्क, जैसे कि मुल्क है, जबकि होता क्या है? मुल्क। क्षमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्लार मल्हार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया है टेम, तो टेम का मतलब जो गांव के लोग हैं वो टाइम को टेम बोल देते हैं, और स्टेशन को टेशन बोल देते हैं या टिशन बोल देते हैं। को इसी तरह जो है वो लिखना है। तो आंसर होगा स्कूल को लोग स्कूल बोल देते हैं, और कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं, और जो टीवी है उसको टीवी बोलते हैं। तो जो वाह है उसकी जगह वो पूरा जो बा होता है, वो जिसमें लाइन लगी होती है बीच में, वो वाला बा बोल देते हैं। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं इस तरह से कि जो स्कूल है वो स्कूल, कंप्यूटर है वो कंप्यूटर, टीवी है वो टीवी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मुहावरों के प्रयोग से जो भाषा होती है वो आकर्षक बनती है। तो मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ होता है। तो जो मुहावरे होते हैं उनका जो अक्षर होता है उसके हिसाब से उसका अर्थ नहीं निकलता, बल्कि उसका कुछ अलग ही अर्थ होता है। तो पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं, जैसे कि टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। तो जो शेष मुहावरे हैं उनको आपको खोजना है और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास करना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो जैसे है टोपी उछालना। टोपी उछालने का मतलब होता है इज्जत उछालना। तो एक गलत काम करने से क्या होता है? आदमी की टोपी उछलते देर नहीं लगती है, मतलब उसकी इज्जत है वो दांव पर लग जाती है। अगर एक आदमी क्या करता है? गलत काम करता है तो उसकी इज्जत भी चली जाती है। फिर है टोपी से ढक लेना, मतलब इज्जत ढक लेना। तो अपने घर की बात को टोपी से ढक लेना ही अच्छा है। मतलब हमारे घर की जो बात है वो घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इससे क्या होता है? इज्जत बनी रहती है। तो टोपी से ढक लेना मतलब इज्जत ढक लेना, तो अपने घर की बात को टोपी से ढक लेना ही अच्छा है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।